अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग है ना सलमान के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं? आप सबको सुबह बखैर। व्यूअर्स, हमारे यहाँ एक बहुत अहम मसला है और मसला ये है कि हम लोगों में ना बर्दाश्त, टॉलरेंस वो ख़त्म होती जा रही है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी डेली एग्ज़ाम्पल लें, हम निकल रहे हैं, किसी ने हमारा रास्ता काट दिया है, सुबह सुबह उठते हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रही है और किसी ने हमें ओवरटेक कर लिया है, तो हमने उसको गाली दे के जाना है। मतलब कि या गाली देनी है या नीचे करना है शीशा और 2-3 सुना देनी है। अगर बहुत होगा, बहुत गुस्से में, घर से ज़्यादा गुस्से में निकला है, तो उसने गाड़ी वहीं खड़ी करके ना रोक लेना है। भाई रोक जो, आगे गाड़ी खड़ी कर दी तो मैं जा नहीं सकोगे यहाँ से। और लड़ाई लड़ोई, गुत्थम गुत्था, ये नॉर्मल रूटीन हमारे देखने में आ रही है। तो बर्दाश्त की बात करें कि टॉलरेंस क्यों ख़त्म होती जा रही है, इसके पीछे वजह क्या है? क्या काम बढ़ता जा रहा है, या हमारे जो ब्रेन के जो डिफरेंट शेल्फ्स हैं उसमें इतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो गई हुई है, या हम लोग ये सोचते मजबूर हो गए हुए हैं कि अगर हम जल्दी नहीं पहुंचेंगे तो हम लेट हो जाएंगे तो बॉस डांटेगा तो हमारी वर्क परफॉर्मेंस ख़राब होगी, वर्क परफॉर्मेंस ख़राब होगी तो हमारे पैसे कट जाएंगे तो हम पीछे चले जाएंगे, कुलीग्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। ये बहुत से फैक्टर्स जो है ना मिल के टॉलरेंस लेवल को ख़त्म कर रहे हैं। और टॉलरेंस लेवल ख़त्म होने का ये मतलब है कि हम किसी को कहते हैं ना कि वी कैन नॉट स्टैंड विद एनीवन, वी कैन नॉट इवन मेक एनीवन स्टैंड विद अस। और व्यूअर्स, अगर हम इसको मज़ीद एलैबोरेट करें तो टॉलरेंस का ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम डिफरेंट ऐप्स के ऊपर आ गए हुए हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया पे ऊपर हम वी यूज़ अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर हमारे सामने आती है तो हमारा काम है हमने जाके उसके इनबॉक्स पे उसको सुनानी है, और फिर बार बार हमने अपने दोस्तों को फ़ोन करना, तुम्हें पता है मैंने क्या किया, तुम्हें पता है कि मैंने उसको ये सुनाई, तुम्हें पता है कि मैंने उसको रख के सुनाई, उसने मुझे ये कहा कि मैंने ये कह दिया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? क्या हमारा मज़हब हमें इजाज़त देता है कि हम इनटॉलरेंट हो जाएं? क्या हमें ये हुक्म है कि हम किसी को टॉलरेट ना कर सकें? हमारे यहाँ रिलीजियस इंटॉलरेंस हो रही है, हमारे साथ सोशल इंटॉलरेंस हो रही है। हम किसी को अच्छा कपड़ा पहने हुए देखें तो हम टॉलरेट नहीं कर पाते, कोई अच्छी बात करे तो हम टॉलरेट नहीं कर पाते, कोई अच्छा दिखे तो हमें वो एक फैक्टर शुरू हो जाता है जेलिसी का, यार ये क्या है, यार ये कौन था, ये कैसा था, ये इसकी शक्ल देखी थी, ये आज यहाँ आके बैठा हुआ है, ना रंग है, ना रूप है, ना मत्था है, ना शक्ल है, और आज ये काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें टॉलरेंस के ज़िम्मे में आती हैं कि हमें अपनी ज़िंदगियों में टॉलरेंस को कितनी अहमियत देनी है और टॉलरेंस को अपना मेजर हिस्सा बनाना है, और हमारी जो आगे वाली जनरेशन है उसको हमने क्या टीचिंग्स दे के जानी है, हमने छोटी छोटी टीचिंग्स उसको कैसे सिखाना है कि बेटा अगर यू हैवंट गॉट अ फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, दैट डज नॉट मीन कि यू शुड टेक सम एक्शन अगेंस्ट द अदर पर्सन, यू शुड टॉलरेट द फैक्ट, यू शुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो बच्चा जो है वो आपसे ज़्यादा अच्छा है, उसकी सलाहियतें ज़्यादा बेहतर है, हमें अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, और हमें एक टॉलरेंस का जो एक मेन सब्जेक्ट है उसको कैसे इन्फ्यूज़ करना है। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, रोज़मर्रा जो एपिसोड्स मेरे साथ हो रहे होते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ, उनको बताऊँ कि छोटी छोटी चीज़ों से बचकर हम अपनी दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को कैसे सुधार सकते हैं। और फिर वो जो टेंशन्स, वो एंजाइटी, वो डिप्रेशंस, वो जो ऐसे फैक्टर्स हम आते हैं जिसकी वजह से हम रात को फके खा रहे होते हैं गोलियों के, और हम कह रहे होते हैं आज तो हमें पता नहीं एंजाइटी हो रही है, आज डिप्रेशन हो रहा है आज, क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड हम ऐसी चीज़ें सोच रहे होते हैं, इतना सोच रहे होते हैं, इतना ओवर थिंक कर रहे होते हैं कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारे हेल्थ के ऊपर कितना मेजर इफेक्ट आता है इस चीज़ का। जहाँ टॉलरेंस की बात करते हैं वहाँ हम टॉलरेट आज करेंगे। हमारे किचन की जो टॉलरेंस है वो संभालती हैं हमारी प्यारी सी शेफ़, वो हैं अनम। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल सुबह बखैर आपको। आपको भी सुबह बखैर। और आज का टॉपिक जो है वो रोज़ की तरह बहुत ही ज़बरदस्त है, और समहाउ आपकी टॉलरेंस की बात से एक बात मेरे माइंड में रिकॉल कर रही थी, और वो ये बात थी कि अब हमारे में इतना कम टॉलरेंस लेवल हो चुका है कि हम कोई एक वीडियो देख रहे होते हैं ना सोशल मीडिया पे, हम उसको भी पूरा नहीं देखते। ऐसा ही है अनम, क्योंकि हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है, ऐसा ही है, लैक ऑफ टॉलरेंस है। वो मेरी बात है ना, हम अभी ऑफ द कैमरा ये बात कर रहे थे कि कि कोई बंदा किसी को बोलने तक नहीं देता क्योंकि टॉलरेट ही नहीं करता कि वो क्यों इतना बोले, ये तो मेरी चीज़ है, मैं बोलूंगी, ये मेरी टेरिटरी है, अच्छी क्यों लगे भाई, ये तो मेरी चीज़ है, मैं ही अच्छी लग सकती हूँ। दिस इज़ हाउ वी वांट टू टॉलरेट ईच अदर एंड वी लव टू टॉलरेट। और किचन को तो कहते ना कि आप से अच्छा कोई संभाल नहीं सकता। किचन भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉलरेंस है, बहुत बड़ी टॉलरेंस है, और इसके अंदर जो है आपको
टॉलरेंस लेवल आपके पास बहुत हाई होने चाहिए जब आपने काम करना है स्पेशली। तो आज उन टॉलरेंस को अपने अंदर दबाते हुए जो है हम बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन विंग्स। तो मैंने कहा कि हम स्नैकिंग में कर ही रहे हैं कुछ, तो आज एक ऐसा स्नैक जो मेरा ख्याल है बड़ा ही फेमस है और प्लस आपको ऐसा लगता है कि बड़ा एक्सपेंसिव है, बट जब आप इसको घर में खुद से रेडी करते हैं तो ये बड़ा आपको इकोनॉमिकल पड़ता है। जितने प्राइस में आप इसको बाहर ख़रीदते हैं या आप इसको खाते हैं उतने में आप अपने पूरी फैमिली के लिए इसको साथ कर साथ सकते ना हैं। एक छोटी सी बात ये कि बजट भी बता दिया करो कि किस बजट में हम कौन सी रेसिपी बना सकते हैं। और ये बड़ा इकोनॉमिकल बजट है और ये आप उस बजट के अंदर लेके 1 kg के अंदर मेरा ख्याल है कि बड़ा गुड इनफ होता है। 3 to 4 पीसेस ईच बंदे के हिस्से में आ जाए तो बड़ा अच्छा एक पोर्शन है। मैं आपको इसके साथ एक इसकी क्विक रेसिपी दे देती हूँ। उसके अंदर जो है हमने चिकन विंग्स लिए हैं विद स्किन। इसको पहले मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन टाइम जो है इसका हाफ एन आवर है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो मिनिमम हाफ एन आवर एंड मैक्सिमम लाइक 2 hours बहुत है इसके लिए। उसके लिए आपने इसको सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा विनेगर, मस्टर्ड पेस्ट और रेड चिली जो क्रश वाली है वो लगा के आपने इसको मैरिनेट करके रख देना सेम वही टाइम के लिए। और उसके बाद आपने इसकी जो है कोटिंग रेडी करनी है। कोटिंग रेडी करने के लिए आपने मैदा लेना है, उस पर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और इसके साथ हमें बिल्कुल आइस वाटर चाहिए, बिल्कुल ठंडा पानी जिसके अंदर आइस डली हो, क्योंकि कोटिंग में वो बहुत काम आएगा। क्रिस्पी चिकन तब ही बन सकता है जब आप उसकी जो है कोटिंग बहुत अच्छी बहुत करें। एक यूजफुल टिप है जी। अनम आप इसको तैयार करें, हम साइड बाय साइड आते रहेंगे, आपसे रेसिपी पूछते रहेंगे। और व्यूअर्स आप लोगों ने अब आग बगोला नहीं होना, प्यार प्यार से सबको टॉलरेट करना है। और हम आपको बताएंगे कि आज का जो शो है उसमें हमारे मेहमान ख़ास कौन है और वुमेन एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे हम लोग हासिल कर सकते हैं और इसके पीछे क्या साइंस होती है। विल टॉक अबाउट इट। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना, स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा वन ऑफ द फेमस सेगमेंट विमेन एंटरप्रेन्योर एंड द एंटरप्रेन्योर लीडरशिप जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हम कैसे अवेल कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं। हमने आपको मिलवाया है डिफरेंट स्ट्रेटा से डिफरेंट लोगों के साथ जिन्होंने अपने अपने बलबोते पर अपनी पहचान कराई है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो गारमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो डिफरेंट ऑनलाइन इंडस्ट्री हो, पेंटिंग हो, आर्ट हो, रिलेटेबल क्राफ्ट के ऊपर बात हो। तो डिफरेंट स्ट्रेटास के ऊपर हमारी ख़वातीन हमारे मर्द हजरात के साथ साथ शाना बशाना उतर के आई हैं और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। आज जिस खातून से मैं आपको मिलवा रही हूँ वो भी इसी की इक्कासी है। कंस्ट्रक्शन में उनको काम करती हैं, इंटीरियर से उनको शौक़ है और इस मेल डोमिनेंस और मेल शोविनिज़म सोसाइटी के साथ वो रहकर इतना कितना हार्ड को रिजिड प्रोफेशन उन्होंने अपनाया है। तो मैं इनवाइट करती हूँ सहरीन जवाद को। कैसी हैं सहरीन? अल्लाह का शुक्र। Glad to see you, such a hard working lady and doing wonders in life. कैसे चूज़ किया आपने कि कंस्ट्रक्शन के काम में आना है, इतना हार्डकोर, इतना रिजिड काम, being a woman? Why did you started this all? एक्चुअली शुरू से थोड़ा सा ना चैलेंज का शौक़ था। तो जब भी कोई स्टार्ट करती हूँ काम या कुछ करती हूँ, अगर कोई मुझे ये कह देना कि ये काम नहीं हो सकता तो मुझे होता है कि मैं ट्राई तो करूँ ना, ट्राई करके देखूँ। तो बस इंटीरियर से रिलेशन था मेरा, लेकिन ये है कि जिस टाइम पे मैंने कंस्ट्रक्शन में कदम रखा आप कह लें, तो मुझे काफ़ी इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी कि फ़ीमेल है, नहीं कर सकती हो, नहीं कर सकती। तो बस उस चीज़ को प्रूफ करते करते ना मैं फिर कंस्ट्रक्शन वाली साइड। आपने कोई बाकायदा इसके पीछे कोई डिग्री की है, कोई स्टडी की थी? जी जी बिल्कुल। इंटीरियर में मैंने काफ़ी कोर्सेज़ किए। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन होता है, एक तो आपको प्रैक्टिकल ख़ुद सिखाता है, उसके बाद फिर आपका जो सिविल इंजीनियर की डिग्री होती है वो भी फिर आपको काफ़ी हेल्प आउट करती है। आप सिविल इंजीनियर हैं? प्रॉपर नहीं हूँ। अच्छा, आपने डिफरेंट कोर्सेज किए? हाँ, लेकिन ये है कि कोर्सेज किए हुए हैं और उसके बाद ये होता है कि हम हायर करते हैं और उनको देखना, उनको मैनेज करना, वो सारा काम मेरा होता है। करते हैं जी। कब से काम शुरू किया, कुछ अपने बारे में बताएं, कब स्टडी की, कब शादी हुई? तकरीबन 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में आए हुए। लेकिन ये है कि शौक़ बचपन से था इंटीरियर का, घर को सजाना, अम्मी के साथ हेल्प आउट करना, फिर फैमिली में किसी का घर वगैरह का कुछ होता था उसको करना। तो वो आहिस्ता आहिस्ता शौक़ इतना अच्छा डेवलप हो गया और सब ने फिर बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तुम इसी में करो। तो बस वो पढ़ाई उसमें चली गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि हम हाउस वाइफ, फिर शादी हो जाती है, हाउस वाइफ, फिर घर को देखना। इससे हम बात करेंगे, यहीं से हम शुरू करेंगे। बिल्कुल आप प्लीज़ बैठें
और हम वेलकम करते हैं सहरीन को, सहरीन जवाद। शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर एंड शी इज़ डूइंग सेल्फ वर्क एज वेल एज शी इज़ गिविंग हर सर्विसेज टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड कंपनीज। सहरीन, ये बताएं कि कब शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी को ऑलमोस्ट 17 ईयर्स हो चुके हैं। 17 साल हो गए हाँ हैं। जी, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। तो शादी के बाद आपने कब बाकायदा आगाज़ किया? मुझे तकरीबन 8 ईयर्स हो गए हैं। इससे पहले मैं बाहर थी और जब मैं पाकिस्तान आई तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं अपने आप को ज़ाया कर रही हूँ। मींस के हमें पढ़ाया जाता है इस चीज़ के लिए कि जी हमने कुछ करना है या चलो जब ज़रूरत पड़े तो हमें कुछ करना है। बाहर कहाँ पे थी? मैं दुबई में थी। दुबई में। तो कितना अरसा वहाँ रही हैं? तकरीबन 10 ईयर्स। दुबई में तो बहुत कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर का काम है। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उस वक्त ये था कि बच्चे छोटे थे मेरे, एज आ हाउस वाइफ उनको देखना, उनको करना। तो जिस टाइम पे हम लोग पाकिस्तान वापस शिफ्ट हुए तो बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो गए थे, अपने ओन पे हो गए थे, तो मेरे पास टाइम भी था। फिर मुझे वो चीज़ फील होती थी कि मेरे पास एक हुनर है या जिस तरह मैं सारी लाइफ कुछ ना कुछ करती आई हूँ, तो अब मैं फिर से दोबारा स्टार्ट करूँ। मुझे बताएं कि आपने कब बाकायदा अपनी कोई कंपनी बनाई वापस पाकिस्तान आके, या आपने सर्विसेज प्रोवाइड की? मैं जब वापस आई तो हम लोगों ने फिर थोड़ा अरसा तो मैंने इसी तरह से गुजारा। मुझे ऐसे फील होता था कि मैं अपने आप को जो है वो वेस्ट कर रही हूँ या अपना टैलेंट वेस्ट कर रही हूँ। फिर हम लोग ने पहले एक कंपनी बनाई, मैं और मेरी बहन ने। शी इज़ डॉक्टर बट उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में। तो हम लोगों ने पहले कंपनी बनाई इंटीरियर की, आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके चलना शुरू किया। जो लोग हमें जानते थे, जिनको पता था कि अच्छा काम करती है, सारा कुछ है, तो फिर ये हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो मेरा इंटीरियर था ना, वो कंस्ट्रक्शन की तरफ मूव ऑन हो गया। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, पार्टनर्स भी हैं बीच में, हम लोगों की ब्रांचेस भी काफ़ी हो गई हैं कंस्ट्रक्शन से। किस नाम से कंपनी आपकी? ब्लूबर्ड कंसोर्शियम्स के नाम से। ठीक है। तो अब आप क्या क्या काम उसमें कर रहे हो? वो कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? आप उसमें क्या देखती हैं? बेसिकली मेरा तो इंटीरियर का था, लेकिन ये कि इंटीरियर के साथ अब कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया है। क्योंकि आप जब तक ग्रास रूट लेवल से एक दीवार को या एक नक्शे को नहीं लेके चलते, तब तक आप उसको अच्छे तरीके से फाइनलाइज या फिनिश नहीं कर सकते। हम लोगों को ना या मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी कि जब मैं किसी घर में जाती थी या मैं किसी बिल्डिंग में जाती थी और वो कहते थे कि जी हमें ऐसे नहीं, ऐसे सिटिंग चाहिए, हमें यहाँ पर ये कलर्स चाहिए या डेकोरेशन की, तो वो चीज़ मैप वाइज या इस तरह अच्छी सेंस में लगती ही नहीं थी। तो इसलिए फिर मैंने देखा कि जब तक मैं बिल्कुल स्टार्टअप से चीज़ नहीं स्टार्ट करूँगी ना, खुद लेके नहीं चलूँगी, तब तक ही नहीं बनाएंगी तो चीज़ें सजावट का क्या फ़ायदा? बिल्कुल बिल्कुल यही। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी हुई कि पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि जी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतने गैप्स हैं कि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से अगर काम करें और सर्विसेज दें तो फिल कर सकते हैं। अब जैसे हमारी कंपनी है A to Z कंस्ट्रक्शन के सारे आपको देती है, जो भी आप कहें, आपने लैंड बाय, हाँ सर्विस देती है, आपने लैंड बाय करनी है, आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है, आपने मैप्स 3Ds जो भी करवाना है, आपको सारा कुछ देती है। कॉलोनी से लेके बिल्डिंग्स, मॉल्स, घर, हम लोग सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अभी तक आपने कौन कौन सी मेजर बिल्डिंग्स और घरों के इंटीरियर्स किए, कुछ बताएंगी? हाँ जी, मेजर बिल्डिंग्स में तो ये है कि इस्लामाबाद में काफ़ी हम लोगों ने बनाए हैं। DHA 2 में 2-3 प्लाजाज हैं जो हम लोगों ने बनाए हैं। अभी एक इनिशियली बहरिया टाउन में हम लोग पिंडी में ही स्टार्ट करने लगे हैं। उसके अलावा लाहौर में हमने फार्म हाउस डिज़ाइन किए हैं। 10 मरलाज और 1 कनाल के हाउसेस काफ़ी हैं। और पाइपलाइन में हम लोगों का इसका चल रहा है। आपके हस्बैंड किस फील्ड में है? वो बैंकर हैं। वो बैंकर हैं। तो सपोर्ट करते हैं आपको? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट। तो नॉर्मली आपकी जॉब टाइमिंग्स तो कोई नहीं होंगे, आपको तो कभी भी निकलना पड़ता होगा। बिल्कुल। कभी कोई प्रॉब्लम आई है, कहते होंगे भाई तुम कहाँ हो, सारा दिन से घर नहीं हो, घर को मैनेज करो? नहीं, स्टार्ट में थोड़ा सा था क्योंकि इंटीरियर तक तो ठीक है, बट जब आप फील्ड में चले जाते हैं तो जारी बात है फिर आपको सुबह से शाम तक रहना है और आपको मज़दूरों से भी काम करवाना है। तो स्टार्ट में उनको थोड़ा सा था कि भाई
एज अ फीमेल तुम किन कामों में पड़ गई हो। तो लेकिन जिस वक्त उन्होंने देखा कि नहीं ये संभाल लेगी, तो अब ये है कि वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी भी वैसी ही है, और काम भी हमें कंस्ट्रक्शन का काम है, हमें बहुत ज़्यादा लेबर से डील करना पड़ता है। तो आप बाहर से आई थी, आपको मसले नहीं हुए? क्योंकि अक्सर ख़वातीन को बात करने में कम्युनिकेट करने में बहुत मसले होते हैं। बहुत ज़्यादा, इसलिए क्योंकि मैं उर्दू बोलती हूँ और या फिर हम लोग इंग्लिश में बात कर लेते हैं, और फिर हमारा आपस में सारों का उर्दू का होता है। तो जो लेबर तबका है वो सिर्फ पंजाबी बोलता है, और जब आप उनसे उर्दू में बात कर रहे होते हैं ना, तो एक तो उनको समझ नहीं आती, और फिर उनको लगता है कि बाजी को कुछ नहीं आता। वो फ़ौरन से पहले ये हो जाता है कि जी इनको कुछ नहीं। और जब तक आप लेबर के साथ पंजाबी में 2-4 गालियाँ दे के उनको ना ज़ोर से बता लें, आपको पता है लेबर काम नहीं करती। हालांकि शुरू में मेरा थोड़ा सा चेंज था कि आप जितना अच्छा लेबर के साथ ट्रीट रखते हैं उतनी अच्छी लेबर आपके साथ काम करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना वो भी मेरी चीज़ चेंज हो गई। अच्छा। अब जब तक आप उनको मतलब कि सर पे खड़े होके आप उनको बताएंगे नहीं ना, आखिरी टाइम तक नहीं खड़े होंगे, तब तक वो काम नहीं करती। तो काफ़ी फेस करनी पड़ती है। तो आपके रवैये में भी तब्दीली आई? बहुत ज़्यादा। तो ये आपके हस्बैंड ने फील की होगी? हाँ की है, काफ़ी की है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा वही आप अभी टॉलरेंस की बात कर रही थी, तो वो लैक ऑफ टॉलरेंस हो जाता है। मतलब कि पहले ये होता था कि हम लेबर को या किसी भी को 2-3 दफ़ा बताते थे ये ऐसे नहीं ऐसे काम करना, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब क्या होता है, अब काम स्टार्ट करने से पहले ही हम उसको ये कहना शुरू कर देते हैं भाई ऐसे ही करी, खबरदार जो उस साइड पे कुछ किया, तो वो टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान में तो आपको एज अ ठेकेदार ही कहते होंगे, ये तो ठेकेदार है। नॉर्मली यहाँ तो यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हज़रात हो। इसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि क्योंकि टिपिकल उस तरह से नहीं है, तो बीइंग अ फीमेल और फिर बोलना, जिस वक्त हम लोग किसी क्लाइंट से मिलते हैं तो वो अच्छे तरीके से ही हमें ट्रीट करते हैं। फिर दूसरा ये होता है कि लॉजिक के साथ आप जब बात करते हैं या अपना एक्सपीरियंस जब वो देखते हैं आके काम के नहीं किया हुआ है। सेकेंडली मेरी ना एक पॉलिसी हमेशा से रही है कि क्वालिटी वर्क देना है। मेरे साथ जितने क्लाइंट्स हैं, शुरू में मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वर्बली मीन्स के हम लोग एड्स नहीं लगाते, हम कुछ नहीं। लेकिन सही, मुझे ये बताइएगा कि आप बताएं कि आपके पास लेबर भी है और लेबर काम भी करती है, तो वर्किंग टाइम क्या है और दिहाड़ी कितनी मिलती है? वर्किंग टाइम इनकी ऑलमोस्ट स्टार्ट होती है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और 5 बजे के बाद आप ये सोच लें कि उनको रोकना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो जो सबसे छोटा मिस्त्री, मिस्त्री तो नहीं आप कहेंगे, मज़दूर कहेंगे, जो सामान कैरी वगैरह करता है, वो 2000 से स्टार्ट होता है। और जब आप आहिस्ता आहिस्ता लेवल उनका बढ़ा जाएं, जैसे राज मिस्त्री सबसे ऊपर होता है इनके, जो 3-4 मिस्त्रियों को देख रहा होता है और सारा टेक्निकल चीज़ें भी, वो तकरीबन 4000 से 45 पर डे के हिसाब से लेता है। अच्छा, और जो मेन फोरमैन है आपका, वो मंथली बेसिस पे होता है। वो हमारा अपना मतलब कि कंपनी के साथ ही होता है। वो या तो प्रोजेक्ट हम मैनेजर कहते हैं, हमें जो सारी चीज़ों को देख रहा होता है, वो पर मंथ के साथ हमारे साथ होता है। अच्छा, हमेशा से एक मिथ समझी जाती है कि इनको निकालना मुश्किल हो जाता है कि कोई मसला हो जाए, तो ये क्या मिथ है? बिल्कुल, एक्चुअली ये होता है कि हम कहते हैं कि किसी मज़दूर को किसी चीज़ के लिए हायर करते हैं। जैसे आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, घर पेंट करवाना है आपने, तो आप उससे दिहाड़ी पे बात कर लेते हैं कि जी आपको लगता है पर 2000 पर डे के हिसाब से ठीक है यार, सस्ता पड़ेगा, जल्दी कर लेगा। लेकिन नहीं, आप देखेंगे कि जब आप उससे अगर लमसम पे बात करते हैं तो वो शायद सस्ता पड़े और वो जल्दी भी करके चला जाएगा। अच्छा। तो इस वजह से इनको दिहाड़ी पे रखना जो है ना, वो आप अपने गले में खुद जिसे कहते हैं कुछ पर थिंग पे रखो आप इसको। हाँ बिल्कुल, प्रोजेक्ट बेस पे आपको रखना चाहिए। ने ये जल्दी भी काम ख़त्म करते हैं और तरीके से भी काम ख़त्म करते हैं, दिहाड़ी पे कभी नहीं होता। ये भी एक बड़ी अच्छी मिथ बताई आपने। और आप अभी बता रही थी कि आपने जो लिफ्ट्स मुतारिफ़ करवाई हैं या उसमें जो गैप है उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, हम लोग अभी लेटेस्ट जो हमारा नया प्रोजेक्ट चल रहा है वो हम लोग लिफ्ट्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक्चुअली कोई भी नई चीज़ आती है ना, वो बनाना तो आसान है लेकिन उसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। अब क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हूँ, हम लोग हाई राइजेस भी बनाते हैं, हॉस्पिटल्स भी हम लोगों ने बनाए हैं, तो उसमें हमें ये ख़ुद चीज़ फेस होनी शुरू हो गई कि
हमने अपने मैन्युफैक्चरर जो थे उनसे लिफ्ट तो लगवा ली, क्योंकि बेसिकली ये बिल्कुल एक हट के एक हाँ बिल्कुल डोमेन है। तो लेकिन बाद में हमें ये चीज़ आनी शुरू हुई कि जब कोई चीज़ ख़राबी आ जाती है बीच में तो उसकी सर्विस के लिए कोई भी नहीं है। हमें इतना ज़्यादा ये फेस करना पड़ा, और उसकी वजह से फिर हमने इस गैप को फिल करने के लिए अब हम लोग खुद इस प्रोजेक्ट में आ रहे हैं। हम लोग लगाएंगे भी, लेकिन हमारा मेन फोकस यही है कि हम जो है ना दुखी दिलों की सुनवाई करेंगे और एक हेल्पलाइन नंबर लेके आ रहे हैं कि विद इन 1 डे या फ्यू आवर्स में आप कॉल करें और बंदा आपके पास सर्विसेज के लिए और मेंटेनेंस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सहरीन, बट यू स्टिल इन द शो। बट आपने जो बातें की हैं इतनी हार्डकोर बातें हैं, यू नो समटाइम्स पता भी नहीं होता कि जो खातून है वो इतने रिजिड प्रोफेशन में भी इतना बेहतरीन काम कर सकती है। और हमेशा हम समझते नहीं ये तो मर्दों का काम है, ये तो वुमेन की डोमेन ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी डोमेन हो उसमें ख़वातीन जो हैं और पाकिस्तानी ख़वातीन शाना बशाना मर्दों के साथ खड़ी हुई हैं और देख के बहुत अच्छा लगता है। तो व्यूअर्स यहाँ रहते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको मिलवाते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमारे और कौन से मेहमान हमारे साथ होंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे जो मेहमान ख़ास हैं आज वो कौन हैं? वो पाकिस्तान के वन ऑफ द लीडिंग एंटरप्रेन्योर हैं और उनके कहते हैं ना कि उनके प्रोजेक्ट्स में क्या क्या है। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नेटसोल के। इसके अलावा अगर हम बात करें माँ बसेरा के, तो माँ बसेरा के पीछे जो चेहरा है वो भी उनका है। हम अगर बात करें नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की तो उसके पीछे चेहरा है वो भी उनका है। अगर हम बात करें हस्पताल की तो उनके पीछे चेहरा है वो भी उनका है। तो मैं बात कर रही हूँ वन ऑफ द लीडिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान, अयूब गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। यू लुक ग्रेट बाय द वे। थैंक यू। इतना कुछ यू नो थिंकिंग, थिंक टैंक्स, माइंड, यू नो कभी आईटी की फील्ड से हट के इतने सेक्टर्स में काम करना, हाउ डिड यू ग्रो दिस? ह्यूमन बीइंग्स में बड़ी कैपेसिटी होती है, आप उन्हें कहीं बॉक्स करके नहीं रख सकते। और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आप मेरे बारे में नहीं जानती, जो अभी तक जो पब्लिक भी नहीं जानती, तो ऐसी और चीज़ें निकलती आएंगी, आप परेशान होते रहेंगे कि कब तक चलेगा ये, क्या तक चलेगा। बट आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। ये मेरे अंदर है कि मुझे कहीं ना कहीं हाउ कैन आई हेल्प अदर्स। तो जो आपने नाम लिए हैं, चाहे वो इंक्यूबेशन सेंटर्स है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे वो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट हाउ मैनी अदर्स कैन आई हेल्प। तो ये उसी तरह से आता है। बिल्कुल। हम आपके जब ऑफिस में जाते हैं तो हमें पता लग जाता है, इट्स लाइक अ मिनी न्यूयॉर्क। लॉट ऑफ यंगस्टर्स बीन वर्किंग एंड यू नो मूविंग अराउंड इन अ सच अ फ्री एंड वेरी कोजी इन्वायरमेंट एंड विद वेरी सिक्योर इन्वायरमेंट। ये सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बच्चों को आईटी से जो मुतल्लिक है उनको आपने एक जगह दी हुई है, एक यू नो एक हाउस प्रोवाइड किया हुआ है। अगर मैं बात करूँ माँ बसेरा की, तो माँ बसेरा का जो आपने जो प्रोजेक्ट बताया तो मेरे बहुत दिल के करीब था। ऐसी माँओं को संभालना जो कि दर बदर फिरती थी, कुछ उसके बारे में बताएं। अच्छा, माँ बसेरा इज़ अगेन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड मैं आई थिंक मैं हमेशा अपनी माँ के शहर में रहा हूँ। आई लॉस्ट हर वेरी अर्ली इन लाइफ। तो वो कहीं कमी रह गई मेरी पर्सनैलिटी में कि मुझे माँओं के लिए कुछ करने का था जहन में, और ये भी था कि उनको कहीं दुआएं मिलें, उनकी मग़फ़िरत के लिए उनको सवाब मिले। तो एक दिन में कोई ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें एक शख्स अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी माँ पे तशद्दुद कर रहा था और बाकायदा वीडियो बना रहा था। ये 4 साल पहले की बात है। तो वो मेरा मोमेंट ऑफ रेकनिंग था, कॉलिंग थी मेरे कि मुझे कुछ करना है। तो आई स्टार्टेड विजुलाइजिंग मैंने कैसे करना है, और एक छोटा सा घर बनाऊंगा जो जहाँ पे माएँ खुश रह सकेंगी, ऐसी माएँ जिन्होंने अच्छा वक्त देखा हुआ है बड़े रेफरेंस से, और जो किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम अपने बता नहीं सकती। तो मैं ये प्लान कर रहा था। तो देन आई वन डे आई स्पोक विद माय वाइफ एज वेल। टू माय सरप्राइज शी सेड आई विल बी विद यू, आई विल टेक चार्ज, एंड सरप्राइजिंगली शी डिड। तो अब हम मिल के हमने जब जिस दिन लॉन्च किया तो मैंने अपनी फैमिली को भी बुलाया। दे गॉट वेरी एक्साइटेड। माँ तो हमारी कॉमन ही है। मैंने कहा यार अगर तुम कर रहे हो तो हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। तो थोड़ा सा स्केल बढ़ गया।
तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली कि वो सपोर्ट करते अच्छा हैं। एजी, मुझे ये बताएं, अयूब का शॉर्ट फॉर्म इज एजी, आई एम जस्ट एड्रेसिंग यू एज एन एजी, के पता नहीं अच्छा, क्या मैं बोल रही हूँ। जी, जी। मुझे ये बताइएगा कि जो माएँ हैं, सफ़ेद पोश माएँ हैं, वेल डिज़र्व माएँ हैं, पढ़ी लिखी माएँ हैं, जिनके पास घर नहीं है, वो आपको राब्ता कैसे करती हैं? अच्छा, ये डिफरेंट किस्म के रजिस्टर्स बने हुए हैं और शेल्टर हाउसेस बने हैं। वो लोग भी खुद कांटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जगह नहीं, आप बताइए, आप एकोमोडेट कर सकते हैं। हम केस टू केस देखते हैं। हम जो हमारे लिए शेल्टर होम नहीं है, ये मेरे लिए मेरी वालदा का एक शराइन है जहाँ पे मुझे औरा नज़र आता है अपनी माँ का, तो मैं उसको उसी तरह रखना चाहता हूँ। मेरी वाइफ भी ऐसे ही उसको रखना चाहती हैं। तो वी फॉर अस दे आर द VIPs। हमें उनकी खिदमत करके उनको हंसता हुआ देख के खुशी होती है। देखिए, कोई भी अपना घर अपनी मर्ज़ी से छोड़ के नहीं बिल्कुल, आता, बिल्कुल। कोई ना कोई मजबूरी होती है, या खामिद रहा नहीं या छोड़ के चला गया। औलाद के पास गुंजाइश नहीं है, बहुओं के पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि ज़रूरत पड़ती है। और हम देखते हैं कि जहाँ हम हेल्प कर सकते हैं हम करते हैं, हम उन्हें इनवाइट करते हैं, आके बिल्कुल, मैंने देखें, देखा ईद महसूस करें। सेलिब्रेट करते हैं आप लोग, डिफरेंट फेस्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। ब्लेंड इन होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम उनसे कोई काम वगैरह, हम तो उनकी खिदमत करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे अस्पताल के बारे में बताएं। हॉस्पिटल was अगेन that? एक हेल्थ टेक टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज बिजनेस है, जिसपे हम कॉर्पोरेट्स को सर्विसेज देते हैं पूरी मेडिकल की, और हमारे AI बेस्ड हमारा कियोस्क भी है। उसकी मदद से हम रिमोट सर्विसेज भी देते हैं। और देखिए, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को ले लें, उनका सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपने एम्प्लॉयज़ को उन्होंने हेल्दी रखना है। अगर एम्प्लॉय हेल्दी नहीं होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी वो नहीं होगी, और अगर कहीं बाहर जाके वो इलाज करवा भी लेता है, ये भी नहीं पता कि वो क्वैक्स थे, वो डॉक्टर सही थे कि नहीं थे। तो एक इदारे की मुझे लगा कि एक ज़रूरत है, गैप है मार्केट में, और उस गैप को मैं ही फिल कर सकता हूँ। जब मैं कहता हूँ मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ मुझ में खिदमत का जज्बा ज़्यादा है, मुझे कमर्शियल एंगल कम नज़र आता है, और जहाँ मौका मिले कि जहाँ मैं किसी को सर्व कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, वो मेरे लिए पहला इम्पॉर्टेंट है। तो हॉस्पिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड भी है, ठीक है, एंड ह्यूमन बेस्ड भी है, हाइब्रिड सर्विसेज हैं हमारी। और जो और उसमें कौन कौन सी सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो? GP डॉक्टर्स हैं, उनकी Okay. सर्विसेज हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एस्थेटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं। तो इस तरह हम ऐड करते जाते हैं। काउंसलिंग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। आप जो बात करी थी, बड़ा खूबसूरत आपकी ओपनिंग थी टॉलरेंस की। क्यों नहीं है ज़ब्त लोगों में, सब्र क्यों नहीं है, पेशेंस नहीं है किसी में। और इसकी एक वजह मैं आपको बताऊं, डिसबिलीफ कि जो हमारे मुआशरे में हमें लगता है कि एक इंसाफ नहीं है, तो हम जहां बड़े बड़ों से मारे खा चुके होते हैं, छोटा कोई नजर आता है, हम कहते हैं हम इसको पीट डालें, Frustration. सिंबॉलिकली, हाँ, उस पर निकाल सके। अगर हमें ये पता चले ये पहलवान निकल के हमारी ठुकाई कर देगा, हम कभी ऐसी हरकत ना करें। तो जो हॉस्पिटल है आपका, हाँ। वो माँ बसेरा के साथ भी इंटरलेटेड है? माँ बसेरा को सपोर्ट करता है। Support अभी करता है। मोस्ट रिसेंटली गौरी फाउंडेशन ने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया, अल सेहत क्लिनिक, जो कि टोटली फ्री है फॉर डिजर्विंग पेशेंट्स और अल सेहत क्लिनिक आप हाँ। लोगों का प्रोजेक्ट है? बिल्कुल। ये कहाँ पे, इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए भी आसानी होगी, दे कैन ऑलवेज आपसे रब्ता कर सकते अल हैं। सेहत क्लिनिक इज़ वेरी लोकल, इस्माइलपुरा है, जो नवाज शरीफ इंटरचेंज से मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और बेसिकली लोकल जो भी पॉपुलेशन है, उनसे कुछ चार्ज नहीं लिया जाता, और फर्स्ट क्लास फैसिलिटी दी जाती है। हाइजीन हो जाए, क्लीनलीनेस हो जाए, और डॉक्टर्स के स्टैंडर्ड्स हो जाए। मैं खुद जाके रेड करता हूँ कि डॉक्टर्स पेशेंट से वो सलूक ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर कौन रहे कौन सा इलाज वहाँ हो सकता है? जनरल प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है, और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आप साइकोलॉजिस्ट वहाँ भी विजिट पे जाते हैं। हमारे यहाँ ख़वातीन को मिटर्निटी के बहुत इश्यूज़ हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि यू नो देयर आर नो मिटर्निटी हॉस्पिटल्स विच इज़ प्रोवाइडिंग अ गुड केयर फॉर द वुमेन आउट देयर? हमने देखा है कि बच्चे रक्षों में पैदा हो जाते हैं, बाथरूमों में पैदा हो जाते हैं। कभी आपने इस सेक्टर के बारे में सोचा है कि यू हैव बीन डूइंग so much like into hospital, you've been doing so much into different sectors, why not on maternity sector? सोचा तो बहुत कुछ है। आप मुझे हेल्थ मिनिस्ट्री दे दीजिए,
आप मुझे 5-6 बिलियनर पाकिस्तान के दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा. The point I'm trying to make is this: I have limitations of funds. इमेजिनेशन की लिमिटेशन कोई नहीं है. मुझे पता है मैंने इसको स्केल कैसे करना है. आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं इनवाइट करूंगा जो लोग आके हमारा काम देखना चाहते हैं, ज़रूर देखें, और जो हम पे बिलीव करें, सपोर्ट करें. हमें मिलजुल के करना होगा. हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, और मैं क्रिटिसाइज करता भी नहीं हूँ गवर्नमेंट को, क्योंकि वो पता कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करके खुद सुकून से बैठ जाते हैं. ये जी हमारा काम ही नहीं है. ठीक है ना. आपका काम जो होना चाहिए, जो सुकून अगर आप चाहते हैं, किसी दूसरे की बेलॉस मदद करें जो आप बिल्कुल उसको नहीं जानते. कभी आप गाड़ी चला रहे हो और आपको कोई खातून राइट टर्न लेने की कोशिश में नज़र आए, उसे रास्ता दीजिए और कहिए आप आए. आप यकीन करें जितना वो आपको थैंक्स करे, उसे यकीन नहीं आएगा किसी ने मुझे कर्टसी दी है. हमें आदत नहीं देने की. हंस पड़ी इस बात में. हमें आदत नहीं देने की. हम डिमांड चाहते हैं हमें सब कुछ मिले. हाँ. हम किसी को कुछ ना दें. तो हम दें, दूसरों के लिए करें, और आगे की दुनिया के लिए अपने लिए कमाएं, क्योंकि वही है आपकी असल दुनिया. ये तो आर्जी है. बिल्कुल ऐसा ही है. Tell us about IT company. You know, it's a IT platform. पाकिस्तान IT is going where as compared to, अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया की IT इंडस्ट्री देखें तो इट्स फ्लरिशिंग. पूरी दुनिया में हमें IT टेक्नोलॉजिस्ट मिल रहे होते हैं पूरी दुनिया में. What do you say about it? पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है जी. बड़े ब्रिलियंट किस्म के बच्चे हैं. और नेटसो टेक्नोलॉजीज़ जो कि 27-28 साल पहले शुरू हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी, नैस्डैक में ट्रेड करती है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह लीडिंग पाकिस्तानी कंपनी है. पूरी दुनिया इंपोर्ट करती है चाइना से. चाइना हमारी सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ पे हम अपना IT सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं. अभी भी हमारे CEO सलीम गौरी इस वक्त वाइल वी स्पीक हमारे प्राइम मिनिस्टर के डेलीगेशन के साथ गए हुए हैं, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट IT कंपनी, जिसको उनको लेके गए हैं और वहाँ मैच मेकिंग कर रही हैं. तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है. बड़ी बड़ी कंपनीज, मर्सिडीज़ बेंज हो जाए, BMW हो जाए, टोयोटा हो जाए, वो हमारे कस्टमर्स हैं. उनकी लीजिंग सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी रन करती है. I know. ऐसा ही है बिल्कुल. लेकिन ये अब ये कंपनी नहीं, एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है. पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है. बहुत टैलेंटेड लोग काम कर रहे हैं. बड़े बड़े टैलेंटेड IT स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं वहाँ. जी. और देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. वील टॉक अबाउट इट. आप दोनों हमारे साथ हैं. हमारे पास साथ आज पाकिस्तान के लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं. आई होप यू आर एंजॉइंग द शो. यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको मज़ीद इनकी बातों से महसूस करेंगे. स्टे ट्यून विद अस. गुड मॉर्निंग धनक. मुर्शद उच्चा ते मैं उच्चियां दे संग लाई, वो सदके जावां ना उच्चियां कोलों है, जिन्ना नीवियां नाल निभाई. मुबारखां अज मैनू, दियो नी मुबारखां अज मैनू, नी मैं लड़ मुर्शद दे लग गईयां. दियो नी मुबारखां अज मैनू, दियो नी मुबारखां अज मैनू, नी मैं लड़ मुर्शद दे लग गईयां. दियो नी मुबारखां अज मैनू, दियो नी मुबारखां अज मैनू, नी मैं लड़ मुर्शद दे लग गईयां. हो गया अकबरी हज मेरा, हो गया अकबरी हज मेरा, नी मैं पीर दी नजरी लग गईयां. दियो नी मुबारखां अज मैनू, दियो नी मुबारखां अज मैनू, नी मैं लड़ मुर्शद दे लग गईयां.
सज गईयां देख के ओनू सज गईयां नी मैं रंग गईयां नी मैं रंग गईयां दिओ नी मुबारखां अज मैनू दिओ नी मुबारखां अज मैनू नी मैं लड़ मुर्शद दे लग गईयां दिओ नी मुबारखां अज मैनू दिओ नी मुबारखां अज मैनू नी मैं लड़ मुर्शद दे लग गईयां हो गया अकबरी हज मेरा हो गया अकबरी हज मेरा नी मैं पीर दी नजरी लग गईयां दिओ नी मुबारखां अज मैनू दिओ नी मुबारखां अज मैनू नी मैं लड़ मुर्शद दे लग गईयां बख्शी जावा दुआ मंगो नी मैं बख्शी जावा नी मैं लड़ लजपाल दे लग गईयां दिओ नी मुबारखां अज मैनू दिओ नी मुबारखां अज मैनू नी मैं लड़ मुर्शद दे लग गईयां दिओ नी मुबारखां अज मैनू दिओ नी मुबारखां अज मैनू नी मैं लड़ मुर्शद दे लग गईयां हो गया अकबरी हज मेरा हो गया अकबरी हज मेरा नी मैं पीर दी नजरी लग गईयां दिओ नी मुबारखां अज मैनू दिओ नी मुबारखां अज मैनू नी मैं लड़ मुर्शद दे लग गईयां अमेजिंग अमेजिंग बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत शुक्रिया, खूबसूरत बहुत कलाम। शुक्रिया। तो व्यूअर्स मैं आपको ये बता चलूँ कि पाकिस्तानी मशहूर कवाल घराने से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद बख्शी सलामत के बेटे और नदीम सलामत के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क जाके भी कवाली की सिन्फ को मुतारिफ़ करवाया और वहाँ रह के ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए एक बहुत बड़ी इस सिन्फ को ना सिर्फ आगे लेके गए हैं बल्कि उनके अंदर इन्फ्यूज़ किया। तो मैं इनवाइट करती हूँ और थैंक यू कहती हूँ सुहेल सलामत का। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? बिल्कुल ठीक जी, आप कैसी हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं सारे। सुबह सुबह आए हैं तैयार होके और मैं भी आ गया, सुबह सुबह आया हुआ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आप पे। सुबह सुबह कब लैंड किए हैं पाकिस्तान? बस जी मुझे कुछ 3-4 दिन हो गए हैं, हम जल्दी आ गए और अभी जट लेक में फिर रहे हैं, तो इधर पहुँच गए आपके पास। पाकिस्तान से बाहर रह के बैरून मुल्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए वही कल्चरल परफॉर्मेंसेस करना और कव्वाली की जो सिन्फ है वो उनमें मुतारिफ़ करवाना, हाउ इज़ इट? बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान को प्रमोट करना और पाकिस्तान के लिए गाना और पाकिस्तान का झंडा उठा के हम लोग तो फिरते रहते हैं वहाँ पे। और मेरे बड़े भाई जावेद सलामत, उनके साथ मैंने इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोगों ने टूर किया है बहुत सारा, और जिसमें हमने यूनाइटेड नेशन में गाया है और कैनरी आइलैंड और बहुत सारा, मतलब लाख 2-2 लाख क्राउड होता था जिसमें सिर्फ गोरे होते थे और हम उनमें गाए हैं और बहुत अच्छा लगा है। और आजकल तो हम लोग अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए जितने भी उधर वहाँ पे होते हैं उनके लिए गा रहे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा सुहेल सलामत साहब, पाकिस्तान में तो कव्वाली नाइट्स का बहुत कॉन्सेप्ट है, वेडिंग तो कहते हैं ना कि अधूरी है कव्वाली नाइट्स के बगैर, तो यही कॉन्सेप्ट क्या बाहर भी है? बिल्कुल अब हो गया है, क्योंकि ये कव्वाली जो है पहले बहुत जो अमीर ज़ादे होते थे, बहुत जो नवाब ज़ादे होते थे, तो बड़ा मुश्किल होता था कव्वाली करवाना, और वो फिर अपनी शादियों पे बहुत स्पेशल ख़ास किस्म के कव्वालों को बुलाते थे
और फिर वो कवाली होती थी उधर, जिनमें उस्ताद नुसरत अली खान साहब के अब्बा होते थे, मेरे अब्बा होते थे, और बहुत सारे जिनको हम मतलब देखा हुआ कह लें। तो फिर कवाली, अब आजकल तो कवाली का जिसको मतलब ही नहीं है पता कि कवाली किसको कहते हैं, कवाली का क्या मतलब है। सही। तो अगर हमसे कोई पूछे तो हम तो फ़ौरन बताते हैं कि जी उसका मतलब है कॉल बयान करना और ये वो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एवं ही शुरू हो गए हैं और वो कहते हैं कि 7-4 बंदे और 5 बंदे बिठा लें और कवाली हो जाती है, जबकि ये 4-5 बंदे भी तब बैठते होते थे उस टाइम पे जब उन्होंने आगे तक बात पहुंचानी होती थी और कोई माइक और कोई सिस्टम और कुछ भी नहीं होता था, और वो आगे तक मतलब 10,000, 2,000, 5,000 जितने लोग भी बैठे हुए हैं तो उनको एंड तक आवाज़ पहुंचाते थे, क्योंकि एक ही बारी मतलब अगर वो कह रहे हैं अल्लाहू अल्लाहू तो वो अल्लाहू अल्लाहू 4 दफ़ा इधर होगा, 4 दफ़ा इधर होगा, और फिर आगे तक पहुंचता। जब वो उनको समझ आ जाएगा कि अल्लाह ही कर रहे हैं, फिर अगला मिसरा शुरू होता है। कवाली मैं समझता हूँ बड़े एक इर्तिकाई अमल से गुजरी है। 80s में मुझे याद है कि PTV में जब कवाली होती थी हम सब बोर हो जाते थे, हमें समझ नहीं आ रही होती थी ये कहाँ फंस गए हैं। लेकिन ओवर द ईयर्स उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने उसको इतना पॉपुलराइज किया है। 80s और 90s मेरा फिर इंग्लैंड में गुजरा है, तो वहाँ पे जितनी धूमें होती थी कवाली की, ज़बरदस्त। देखिए जी, आज भी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली जिंदा है, और हम लोगों को वो कलाम जो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ी, ये लिखा किसने है हमें तो ये नहीं पता अभी तक, अभी शायद ना बताओ। पुरनमलाबादी साहब हैं जिन्होंने ताजदारे हरम, जिन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कवालियाँ लिखी हैं, और हम लोगों को उन्होंने फ्यूजन किया है। देखिए वहाँ पे ना इंग्लैंड में पीटर गैब्रियल के साथ मिलके उन्होंने फ्यूज किया उसको। हम लोगों ने भी बहुत सारा काम किया पीटर गैब्रियल के साथ। वुमेट फेस्टिवल्स बहुत सारे किए हैं, और जिनमें हम जाते सिर्फ गोरे होते थे, कोई मतलब बहुत मुश्किल से हलाल फूड मिलता था आपको, तो हम लोग ये तरबूज खाते थे और अंडे खाते थे बस इसमें। हाँ जी, क्योंकि अक्सर वो, आप तो लंदन रह के आए हैं जी, तो वहाँ पे क्या अभी तो सब चीज़ें मिल जाती हैं, मिर्चें मिल जाती हैं, सब चीज़ें जो चाहिए आपको बेहतर मिल जाती है, मैंगो मिल जाते हैं, एक्सपोर्ट हो जाता है, सबसे अच्छा माल जाता ही वही है। हाँ जी, और आजकल मेरा नहीं तो आज से पहले कभी नहीं मिलता था वहाँ पे। हाँ। और बड़ी बड़ी दूर लोग जाते थे चीज़ें लेके आने के लिए, और आपको कह दिया, मुझे कह दिया यार थोड़ी सी मिर्चें ले आना, थोड़ा सा फलाना ले आना, जीरा ले आना, ये वो चीज़ें नहीं होती थी उधर। अब बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी कुछ चीज़ें मिस तो करते हैं हमेशा से, बहुत सारी। मैं आपको बताऊं, हम लोग उधर होते हैं तो हम ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है, ये बहुत सारी मिस करते हैं। बांट के त्यौहार मनाना यही का हुस्न है। आप यकीन करें, हम थोड़ा सा वेटिंग में बैठे थे, गपशप शुरू हुई, मुझे लगा जैसे मैं बरसों से इन्हें जानता हूँ। अच्छा, क्योंकि इतने अच्छे खूबसूरत इंसान हैं, और जो बातें हम करते रहे और बड़ी गहरी बातें भी होती रही। ब्यूटीफुल। तो आप खिदमत करें, फ़न की खिदमत करें, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, और मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है जी। व्यूअर्स, यहाँ लेनी है हमें छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, बातों का सिलसिला जारी है। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो सेगमेंट है किचन का, वो इस वक्त कहते हैं ना कि पॉप आउट हो गया हुआ है, क्योंकि जो डिश है वो तैयार है और शेफ़ ने हमारे सामने रख दी है। और A+ की सबसे अच्छी सौगात होती है, हम अपने गेस्ट को कभी भी खातिर तवाज़ुन के बगैर नहीं भेजते। तो इट्स ऑनर फॉर अस कि हम आपको अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा हिना, कि मैं बड़े शोज़ में गया हूँ और वहाँ दिखाया जा रहा था खाना पक रहा है, ये वो शोर शराबा, महक कोई नहीं आ रही होती है, और खिलाए तो कभी नहीं जाता। हम आपको खिला के भेजेंगे। तो क्रेडिट प्रोड्यूसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें सचमुच खाने को मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल हम आपको खिला के भेजेंगे ताकि आप लोग इंजॉय कर सकें। और प्लीज़ जूसेस भी साफ़ करें। अनम, ये जूसेस के बारे में बताओ और थोड़ा सा रेसिपी के बारे में। बिल्कुल, क्रिस्पी जो चिकन है उसकी मैंने मैरिनेशन तो हिना के साथ शेयर कर दी थी, बट अब उसकी कोटिंग की बात है। तो कोटिंग के लिए सेम आपने मैदे के अंदर उसको कोट करना है, और कोट करने के बाद जो है आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और आप इसको जो है थोड़ा मीडियम टू लो हीट पे इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जो है, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो एक दफ़ा आप निकाल लें और थोड़ा सा उसको रेस्ट दें, लाइक फॉर 10 मिनट्स, और उसके बाद उसको दोबारा फ्राई कर लें तो वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे और ज़्यादा। इसको मैंने सर्व किया है केचप और हनी मस्टर्ड सॉस के साथ, और प्लस जो ड्रिंक है वो है जी हमारी ऑरेंज लेमनेड। ऑरेंज कोई भी आप फ्लेवर्ड ऑरेंज का ले लें,
उसको पानी में मिक्स कर लें और उसमें थोड़ा सा हनी, लेमन जूस और थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल के अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड करेंगे ढेर सारी आइस के साथ, और फिर आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। वाओ, सो आई होप यू आर एंजॉयिंग द This is enjoying the amazing. food. Amazing. अच्छा सुहेल, Well done. आप एजी यू आर विद मी, सहरीन आप ही हैं किचन में। खैर हम मर्द हजरात से पहले पूछते हैं किचन में कौन कौन सा आप दोनों में से जाता है? मुझे शौक बड़ा है, सच्ची बात बताऊं, हाँ। हमने रिसेंटली घर अपना बनवाया था, तो मैंने स्पेशली शो किचन में अपने लिए ग्रिड रखी थी कि मैं यहाँ शेफ अयूब वारी यहाँ पे खड़े हुआ करेंगे। फिर एक दफ़ा भी मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला। हाँ, एक दफ़ा मेरे, हाँ सच बताता हूँ, एक चैनल ने हमारे घर में आके रमज़ान शरीफ के दिनों में जहाँ तैयारी हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही हाथ चला दिया, वैसे मैंने बनाया कुछ, अच्छा बनाया कुछ नहीं, इम्प्रेस कर रहा था वैसे। आप तो बाहर मुकीम मुझे हैं। जी पहले अंडा नहीं आता बनाना, चाय नहीं आती थी बनानी, लेकिन अब मैं बाहर पका लेता हूँ। सब कुछ बना लेता हूँ, बाहर जाने के यही जिसमें फायदे हैं। बहुत अच्छा फ़ायदा हो, क्योंकि थोड़ी सी मेरी जो वाइफ है उसको भी इजी हो जाती हैं वो। तो मैं भिंडी गोश्त, गोभी गोश्त, करेले गोश्त, गोश्त ज़रूरी होना, और गोश्त अच्छा। सब कुछ बना लेते हैं अच्छा, मैं बाहर बना लेते हैं। माशाल्लाह। अब तो मैं मतलब प्रॉपर कुक हो गया हूँ, अच्छा, क्योंकि ज़रा अच्छा ना बनाओ तो फिर मज़ा नहीं आता। आपने बहुत अच्छा बनाया है, आप जिंदाबाद। Honestly. शरीन, किचन्स की जब आप करती हैं इंटीरियर्स, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखती हैं कि इंटीरियर में कैबिनेट्स के ऊपर क्या होना चाहिए, या ऐसा कौन सा मटेरियल यूज़ करती हैं जो कि ग्रीजी ना हो? एक्चुअली हम सबसे पहले जो है ना, हाउस वाइफ जिसने वहाँ पर काम करना है, हम लोग उससे बातचीत करते हैं कि वो कैसे कंफर्टेबल फील करेगी, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम जो है ना उसने उस किचन में गुजारना है, हमारी ज़िंदगी किचन में गुजारनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वजह से जो आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है उसमें यही है कि हम सबसे पहले खातून खाना से मुलाकात करते हैं, और उसको जो जो चीज़ें उसने पहले फेस की हुई होती है ना, वो सारी चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ एक डर्टी किचन होता है और एक अच्छा दिखाने वाला किचन होता है। भाई क्यों वो डर्टी किचन में उसने ज़्यादा टाइम लगाना है, तो हम अच्छे वाले किचन में क्यों ना उसको वो सारी फैसिलिटीज़ दें। तो हम लोग फिर इस तरह से प्लान करते हैं कि किस तरह से एयर उसमें से पास ऑन हो, उसको ज़्यादा सफोकेशन ना हो, या फिर क्लॉस्ट्रोफोबिक ना हो बिल्कुल इस तरह। फिर सेकेंडली आजकल नए नए गैजेट्स आ गए हैं, वो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसको, ताकि उसके लिए आसानी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें फिर करनी पड़ती हैं साथ। अमेजिंग अमेजिंग। अभी मैं कल किचन में थी तो माय सन वाज विद मी, कहता है सिरी कैन यू कुक बिरयानी फॉर मी। तो वो जो सिरी थी वो मैं थी एक्चुअली। वो सिरी, वो फ़ोन तो उसने मेरा इस्तेमाल कर लिया, मगर जो सिरी थी ना वो माँ नहीं कह सका, वो कहता सिरी कुक बिरयानी फॉर मी। तो ये भी एक नई ऐप आ चुकी हुई है कि उसने रेसिपी निकाल दी सिरी ने, लेकिन वो बना नहीं सकी। वाह, तो आप लोग एंजॉय करें फूड, मज़ा आ गया। जबरदस्त। और जूस, ये अपना ड्रिंक जो है ये भी बहुत आला है। थैंक यू। वेरी वेल डन, सचमुच की शेफ है। बल्कि अगर हो सके तो थोड़ा सा ना पैक कर दीजिएगा, मेरा दिल कर रहा है सारा ले प्लीज। जाए। आपको पूरा प्लेटर आपके सामने पड़ा है, प्लीज हैव मोर और एंजॉय द फूड। अच्छा सरीन से ही बात करते हैं, क्योंकि विमेन ओरिएंटेड ये सेगमेंट है। सरीन, किचन्स में सबसे जो बेसिक चीज़ होती है वो जहाँ पानी का मसला होता है, जहाँ पानी आता है वहीं सारी प्रॉब्लम, सैगिंग शुरू हो जाती है, चोकिंग शुरू हो जाती है, दीवारों पे सीपिंग आ जाती है। अब कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई हुई है जिससे ये चीज़ों के बारे में हम लोग बेहतर बना सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि कंस्ट्रक्शन में मैं आई इसलिए कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से लेके चलूँ। हमारे घरों में सबसे ज़्यादा मसला सीपेज का आता है। हम एक ऐसे बंदे के हाथ में अपना वाटर का सारा कनेक्शन दे देते हैं जिसको कुछ नहीं पता। आप प्लम्बर को बुला देते हैं और उसके बाद वो सब कुछ मैसअप करके चला जाता है। जब आपकी पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, आप पानी चलाते हैं, तो तकरीबन 2 महीने बाद आपको पता चलता है कि आपके पाइप्स लीक कर गए हैं और फिर नए सिरे से जो है ना आप खुदाइयाँ। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो उस चीज़ को, एक इलेक्ट्रिशियन और एक प्लम्बर, ये 2 चीज़ें हम लोग खुद खड़े होकर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम प्रेशर चेक करते हैं सबसे पहले, और यही चीज़ मैं आजकल सोशल मीडिया पे भी इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि हमारे, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी पैसा जमा करते हैं। हम पाकिस्तानियों का एक वो स्टाइल है घर के, अपना घर, वो आफ्टर रिटायरमेंट जो पैसे मिलते हैं या सारी ज़िंदगी जमा करने, और जब इस तरह का काम होता है तो जाहिर बात है बहुत ज़्यादा डिसहार्ट। वैसे मैं आपको सेकंड करूँगा, सबसे जो मुश्किल रिसेंटली, जैसे मैंने कहा हमने भी घर बनवाया है, जी, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सिविल वर्क्स है, बिल्कुल, जिसमें प्लम्बिंग भी आ जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिक वर्क भी आ जाता है।
अगर ये नाकिस होगा, बिल्कुल। ये शॉर्ट सर्किट वगैरह जो खुदा न खास्ता तो सुहेल साहब हादसे आप तो होते हैं। सीख के गए होंगे सारे काम यहाँ से। ये मेरा घर वाला नहीं अभी आ रहा जी, वो कुकिंग तक रहने दे उन्हें। होता है ना कि वो अक्सर देखा होता है बाहर पेच कसे निकाल के वो मुस्लिम नहीं, वो तो शावर भी करते हैं, लगा रहे हैं। वो खुद ही लगा रहे होते हैं। अच्छा, DIY। एक बड़ी अच्छी बल्ब बात भी। यूके की ये है कि वहाँ पर जो नाई है ना, वो असल में चौधरी है। वो उसको वो उन्होंने वो काम करने हैं जो उनके नहीं है, और जो प्लम्बर शलम्बर बने हुए होंगे वहाँ पे, वो होंगे नहीं, वो बन जाते हैं। बन जाते जो कलर रंग कर रहे हैं उधर, वो रंग हाईली वाले पेड नहीं, चीजें हैं ये। हाईली पेड ये होते हैं। लोग कहते हैं कोर्स करके जाओ और वहां से कमाओ। जो हाँ। ट्रक ड्राइवर है वो सबसे ज्यादा, वो शहंशाह है वहाँ का। सबसे बड़ा ये वो है। ये हम हकीर समझते हैं, बाहर Technical उनको work। इज्जत मिलती है, क्योंकि हाँ जी। ये हैवी व्हीकल चलाना कोई आसान काम नहीं बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल। और मेहनत तो कोई भी चीज हो, मेहनत करना ही बहुत मेहनत वो, करनी you चाहिए know, जी, बिल्कुल एक होती है। तो हमने ब्रेक लेनी है यहाँ, बिल्कुल। और ब्रेक से पहले कोई चीज़ हमें आप क्या सुनाना चाहेंगे? मैं सोच रहा हूँ क्या सुनाऊँ। चले आप ये आप सोचें, उसके बाद मुझे समझ नहीं आ आप रही। ये सोचें। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक बाद वापस आते हैं और थोड़ा सा म्यूजिक का तड़का हो जाए। तो स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारे साथ पाकिस्तान के लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स आज बैठे हुए हैं और हम लोगों ने उनसे बहुत ही डिफरेंट किस्म की टिप्स लेनी भी हैं और उनकी बातें सुनी भी हैं, और मज़ीद सुनेंगे वो क्या कहते हैं अपनी अपनी फील्ड्स के बारे में। सहरीन मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर कितना ज़रूरी है एक एमेच्योर के पढ़ के आने में इस फील्ड में? एक्सपीरियंस तो आपको बहुत कुछ सिखाता है जब आप फील्ड में आते हैं, लेकिन ये है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं या नए कलर्स की थेरेपी है या कोई भी डिज़ाइनिंग है, वो जब तक आप प्रॉपर पढ़ेंगे नहीं ना, आपको नहीं समझ आएगी। क्योंकि हम लोगों के ख़्याल में ये होता है कि कहीं भी बच्चों के कमरे में डार्क कलर कर दो, शार्प कलर्स कर दो, हालांकि जो नई थेरेपी है और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स भी वो ये कहते हैं कि बच्चों के कमरे को सॉफ्ट रखना चाहिए, उनकी मेंटली हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आपको आम रूटीन में नहीं पता चलती है। जब तक आप प्रॉपर तरीके से इसकी एजुकेशन नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं चल सकते। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने भी बात की से बच्चों के रूम की इंटीरियर की बात की, तो आप इसको कितना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं चीज़ें कि यू नो इट्स अ वेरी बहुत डेप्थ में ये सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो? बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप ये देखें, जैसे हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी बच्चों की तरह ही, हम कहते हैं कि बड़े होके वो बच्चों की तरह एक्ट करना शुरू हो जाते हैं। कोई भी कलर है वो उसकी अपनी एक इंटेंसिटी है। जैसे डार्क ब्लू कलर है, डार्क रेड कलर है, ये वो वाले कलर हैं जब आपका वैसे ख्याल होता है जी ब्लू बड़ा कूल कलर है, ऐसा नहीं है। जब आपको किसी कमरे में बंद कर दें और वो ब्लू कलर का होगा, थोड़ी देर बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो बंदा चिड़चिड़ा हो रहा है। तो इसीलिए जो बच्चे हैं इनमें बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव अगर आपको लग रहा है कि बच्चा हो ही जा रहा है, तो उसकी कोई वजह है। उसका रूम चेक करें, उसके कलर को लाइट करें। इसी तरह बुज़ुर्ग हैं, उनके कलर्स स्कीम को लाइट करें, लाइट लेमन येलो में जाएं, पेस्टल कलर्स में जाएं, क्योंकि उनको उस टाइम पे अपनी हेल्थ के साथ थोड़ी स्ट्रगलिंग में होता है, तो उनको सूथिंग इफेक्ट के जितने कलर होते हैं वो चाहिए होते हैं। नॉर्मली कौन सा कलर आप यूज़ करती हैं किस चीज़ के लिए? सॉरी, इंटीरियर के लिए। हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से वर्किंग उस रूम की क्या है, आपकी यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रही है। ऑफिस हैं तो ऑफिसेज आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसे वेलकमिंग सा लगे, आपको सूथिंग लगे। फिर हम ऑफिस वालों से ये पूछते हैं कि आपका टाइम पीरियड क्या है। जो लोग उस ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, अगर वो 9 to 5 है तो कलर स्कीम क्या होनी चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक काम करें तो कलर स्कीमिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइट्स और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हेल्थ पे असर करती हैं। अपने गार्डन्स, अपने लॉन्स वगैरह में ऐसे प्लांट्स लगा देते हैं जो पॉइंटेड होते हैं, जो देखने में सख्त नज़र आ रहे होते हैं। वो भी एक आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप जितने भी घर होते हैं आपके या आपके फार्म हाउसेज हैं, वहाँ पे आप सॉफ्ट कलर्स और सॉफ्ट कलर टाइप के लीव्स एंड प्लांट्स यूज़ करते हैं, वो आपको एक अच्छा रिफ्रेशिंग इफेक्ट इन्वायरमेंट देते हैं। बहुत आपने माइन्यूटेस्ट डिटेल्स बताई हैं कि इन चीज़ों के बारे में नॉर्मली नहीं ख्याल रखा जाता, जो कि आप देख रही हैं। मैं आऊँगी आपके पास अयूब गौरी साहब को। मुझे ये बताइएगा कि व्हाट इज़ द फ्यूचर
of your NetSol, IT, and what are the upcoming projects? अच्छा, future for IT is very bright for Pakistan. Government is doing a lot, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी, एकेडेमिया को भी आगे बढ़ के सही तरह से ट्रेनिंग देनी होगी और बच्चों को भी वो नए स्किल लेने होंगे जिनकी आज ज़रूरत है. इस सिलसिले में गाइडेंस बहुत होती है. तो फ्यूचर फॉर IT इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान. लेकिन अगर आप ये पूछें कि फ्यूचर ऑफ दिस प्लैनेट, तो मुझे लगता है वो इतना अच्छा नहीं है. जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देख रहे हैं, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं मौसम की वजह से, एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है हमारे. जितनी आजकल आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम में एक्सट्रीमिज़म आ रहा है, नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, सारा इसलिए कि हमने ये रेन फॉरेस्ट और फॉरेस्टेशन को. अच्छा, मैं आपको ये बताई चलूँ व्यूअर्स के अयूब गौरी साहब मिल्वाकी फॉरेस्ट में भी बहुत काम करते हैं और रिसेंटली इन्होंने लाहौर में फॉरेस्ट के ऊपर काम भी किया और डेवलपमेंट का भी हिस्सा रहे हैं. तो आप उसके बारे में कुछ बताएं. जी, मैं इनकरेज करता हूँ ऐसे किसी भी इनिशिएटिव को जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं. उसमें बहुत से लोग हैं. अमरीन सिप्रा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं एंड काफ़ी इस सिलसिले में काम कर रही हैं. और एक प्रोजेक्ट में आपको भी मैंने तकलीफ़ दी थी, आपने भी मुझे कंपनी किया था. मुझे अच्छा लगा. आपको भी इस चीज़ का एहसास है कि हमारी जिम्मेदारी है कि अवेयरनेस करें कि अगर यहाँ पे आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, नई नई सोसाइटीज़ बन रही हैं और दरख्तों को उखाड़ा जा रहा है, तो उसकी जगह 10 और लगा दीजिए. कोई बात नहीं, डेवलपमेंट बड़ी अच्छी बात है. लेकिन मिल्वॉकी फॉरेस्ट की जो आपने बात की है, जैपनीज़ टेक्नोलॉजी है, जिसमें इस टेक्निक की वजह से आप सीड्स को लेके थोड़ा सा डेवलप होने देते हैं 2-3 महीने और उसके बाद उसकी प्लांटेशन होती है और बीच में काफ़ी गैप छोड़ा जाता है, लेकिन उनको एक बंच में लगा जाता है. उसका फ़ायदा ये होता है कि उनकी ग्रोथ जो है 3 गुना 4 गुना ज़्यादा होती है तेज़ी से, और वो फिर इको बैलेंस को में सपोर्ट करता है. बिल्कुल. तो हमें अपने प्लैनेट का सोचना चाहिए और हमें जितनी अवेयरनेस है, जितने ट्रीज़ हैं, जितनी प्लांटेशन हम कर सकते हैं करें. सोहेल साहब, आप मुझे बताएं कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है और मज़ीद आप कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं कवाली के सिलसिले. मुझे अमेरिका जाना था, उधर करना था प्रोग्राम, और लेकिन मैं फिर पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान में कुछ कर रहा हूँ प्रोग्राम इधर, और बहुत सारे शुरू हुए हैं, काफ़ी वीडियोस बन रहे हैं और नए गाने बन रहे हैं और सूफ़ी कलाम बन रहे हैं. बहुत सारे कोशिश जारी रखनी चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही है. ऐसे कोशिश तो आप जारी रखें, मगर हमें क्या सुना रहे हैं? जो आप कहेंगे. नहीं, मैं यार बनाना नहीं, हमें लोग बोलियाँ बोलें. थैंक यू सो मच सहरीन जवाद साहिबा, आप आई और आपने हमें बहुत अपने बहुत डिफरेंट व्यूज़ बताए इंटीरियर के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर. इट वाज अ वेरी नाइस स्टोरी ऑफ योर्स. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सो मच अयूब गौरी साहब फॉर बीइंग विद अस. प्लेजर इज़ ऑल आवर्स. और सोहेल साहब, आपको मैं थैंक यू नहीं कह रही क्योंकि आप हमें कुछ सुनाएंगे, फिर थैंक यू. हाँ जी. मनाउणा नी चाहे लोग बोलियां बोले, नी मैं यार मनाउणा नी चाहे लोग बोलियां बोले, नी मैं यार मनाउणा नी चाहे लोग बोलियां बोले, ओ नी मैं यार मनाउणा नी चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं ते बाज न आउणा नी चाहे लोग बोलियां बोले, मैं ते बाज न आउणा नी चाहे लोग बोलियां बोले, नी मैं यार मनाउणा नी चाहे लोग बोलियां बोले. लत्ता यार ही मेरा गहना, वो यार मिले तो इज्जत समझू कंजरी बन के रहना. यार ही मेरा कपड़ा लत्ता यार ही मेरा गहना, यार मिले तो इज्जत समझू कंजरी बन के रहना. मैं ते नहीं शर्माउणा नी चाहे लोग बोलियां बोले,
मैं ते नहीं शर्माउणा नी चाहे लोग बोलियां बोले नी मैं यार मनाउणा नी चाहे लोग बोलियां बोले चांद का टुकड़ा कद सरू का बूटा उड़ उड़ जाए आंचल मेरा खुल खुल जाए जूड़ा ओ मुखड़ा उसका चांद का टुकड़ा कद सरू का बूटा उड़ उड़ जाए आंचल मेरा खुल खुल जाए जूड़ा मैं ते नहीं शर्माउणा नी चाहे लोग बोलियां बोले मैं ते नहीं शर्माउणा नी चाहे लोग बोलियां बोले नी मैं यार मनाउणा नी चाहे लोग बोलियां बोले नी मैं यार मनाउणा नी चाहे लोग बोलियां बोले चाहे लोग बोलियां बोले मैं ते बाज न आउणा नी चाहे लोग बोलियां बोले मैं ते बाज न आउणा नी चाहे लोग बोलियां बोले नी मैं यार मनाउणा नी चाहे लोग बोलियां बोले